डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां आपके किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें। भारत ITPG RFA के शाकी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन 19 से 24 सितंबर के दरमियान किया जाएगा। इस संबंध में कृषि भवन में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधन संधि या संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र की बैठक नई दिल्ली में 19 से 24 सितंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है। ये संधि संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर 2001 में रोम में की गई। ये संधि संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर 2001 में रोम में की गई विधिक रूप से बाध्यकारी एक व्यापक समझौता है जो 29 जून 2004 से प्रभावी हुआ और वर्तमान में इसमें भारत सहित 149 अनुबंधित पक्ष हैं। ये गवर्निंग बॉडी की 9वीं सत्र है जो यहाँ पे आयोजित करी जा रही है 19 से 24 सितंबर तक। हर 2 वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है गवर्निंग बॉडी की, और पिछली बार रोम में हुई थी। माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वहाँ पे ये कहा था कि जो 9वां सत्र होगा वो भारत में आयोजित करा जाएगा। कोविड के कारण ये 2021 में नहीं हो पाई, 2022 में हो रही है। और इसमें मुद्दे यही रहते हैं कि हर देश में जो जर्म प्लाजा है, जो बायोडाइवर्सिटी है फूड और एग्रीकल्चर का, इसको कैसे प्रिजर्व करा जाए, कंजर्व करा जाए, मेंटेन करा जाए और एक्सचेंज कैसे करा जाए, इसके लिए मल्टीलैटरल सिस्टम इसमें है, जिसमें वर्तमान 64 क्रॉप्स हैं। और ये 64 क्रॉप्स, इसमें ये निर्णय लिया जाता है कैसे एक्सचेंज होगा, इसका बेनिफिट शेयरिंग कैसे होगा, किसानों की राइट हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ब्रीडर्स की राइट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके आधार पे ये करा गया है। तो हमारी आशा ये है, पहली बार जो भारत का जो उदाहरण है, जो फार्मर्स प्रोटेक्शन, जो छोटे किसानों के राइट्स के प्रोटेक्ट करा जाए, अन्य देश भी उस तरह से कैसे कर सकें, उसके बारे में विस्तार में चर्चा होगी। जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जहाँ पे एक्सचेंज हो पाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ स्पेशली जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, क्लाइमेट रेजिलियंस के कारण हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, जो जर्म प्लाज्म में जो अच्छी चीज़ है, जो टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं, तो ये जर्म प्लाज्म अगर एक्सचेंज हम ज़्यादा करें देशों में आपस में, तो नई वैरायटी आ सकती हैं जो क्लाइमेट को रेजिलियंट होगी और जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। इस सत्र के लिए सारे अरेंजमेंट करी गई हैं। इसके 149 कंट्रैक्टिंग पार्टी हैं और 176, क्योंकि EU भी एक कंट्रैक्टिंग पार्टी है, 176 देश के सदस्य यहाँ पे आएंगे। 50 से 60 हमारे को आशा है कि जो कृषि मंत्री हैं इन देशों के, वो भी इधर उपस्थित रहेंगे। 300 से 400 डेलीगेट्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, और कई इनकी जो टेक्निकल सब कमिटीज़ हैं उसमें भारत के प्रतिनिधि लीडर हैं। और यही हमारी आशा रहेगी कि ये जो गवर्निंग बॉडी में निर्णय पूर्वक रहे, अच्छे निर्णय ले जाएं, और नए जो देश में हम चाहते हैं देशों के बीच में आदान प्रदान हो, जर्म प्लाज्म का तेज़ी से बढ़े, जो राइट्स की प्रोटेक्शन है वो भी आगे बढ़े, और इससे नई नई वैरायटी आ सकें और नए नए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है वो हम दे सकें। और आप सबका स्वागत है। और इसके साथ हम इसी में जो मिलेट्स, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है जो बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी जो डेलीगेट्स हैं उनके बताया जाएगा। उधर स्टॉल्स भी लगेंगे, कई भोजन में भी वो मिलेट्स दिया जाएगा, और सब तरह के अरेंजमेंट्स इस जो सत्र है
इसमें भारत की संस्कृति के बारे में कल्चरल प्रोग्राम करे जाएंगे और फील्ड विजिट्स भी इसमें आयोजित करेंगे। DPPQS फरीदाबाद में सलाहकार डॉक्टर JP सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन से किस तरीके से किसानों को फायदा हो रहा है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको DD किसान के स्टूडियो, जो कि कृषि मंत्रालय में स्थापित किया गया है। हमारे देश में किसान विभिन्न तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें धान्य, फल, सब्जियां और कई तरह की फसलें हमारे किसान उगाते हैं। उन फसलों में विभिन्न तरह के कीट, व्याधि, खरपतवार, सूत्रकृमि, चूहा आदि के नियंत्रण के लिए कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो कीटनाशी होते हैं वो कीड़ों के लिए होते हैं, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी होते हैं, व्याधि यानी बीमारियों के लिए फफूंदनाशक, बैक्टीरियासाइड और इस तरह चूहा के लिए रोडेंटिसाइड। तो इस तरह के जो कीटनाशी हैं वो कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत जो कीटनाशी नियम है 1971, उसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य सरकारों के द्वारा की संस्तुति पे इनका उपयोग किया जाता है और ये किसानों को जो कीट, व्याधि और खरपतवार या अन्य जो नाशी जीव हैं उनकी समस्या से निदान पाने के लिए इनका जो भारत सरकार का किसान कल्याण मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके तहत जो वनस्पति रक्षा संगरोध एवं संचयन निदेशालय फरीदाबाद में स्थित है, उसमें कीटनाशी की गुणवत्ता के लिए, जिससे हमारे किसानों को गुणवत्ता वाला कीटनाशी, खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, जितने भी ये इस तरह के जो कीटनाशी हैं जो कीटनाशी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, इनका सही से उनको सुचारू रूप से गुणवत्ता वाला कीटनाशी उपलब्ध हो सके। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उसके लिए समुचित प्रबंध किए हैं। उनमें हमारे राज्य सरकार को 70 की संख्या में जो सभी राज्य सरकारों में और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये प्रयोगशाला स्थित है, जिनमें कीटनाशी की गुणवत्ता का वहाँ पर प्रबंध है। और ये राज्य सरकार के अधिकारी जो कीटनाशी निरीक्षक होते हैं, जो नोटिफिकेशन के तहत राज्य सरकारें उनको नियुक्त करती हैं, वो डीलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सैंपल लेते हैं और उनका निरीक्षण करके उसके बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं। अगर वहाँ पर राज्य सरकार में कोई अगर ऐसी प्रयोगशाला या कीटनाशी टेस्टिंग की फैसिलिटी कहीं पे कम होती है तो हम राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी ये समुचित व्यवस्था की है, जिसमें हमारा SPTL के नाम से कानपुर और चंडीगढ़ में 2 प्रयोगशाला स्थित हैं। उसके साथ साथ जो जैविक कीटनाशी हैं, जैविक कीटनाशी का प्रबंध हमारे 8 जो स्थान हैं, जिसमें फरीदाबाद में जो केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला है, इसमें रासायनिक कीटनाशी और जैविक कीटनाशी दोनों के रेफरल सैंपल यहाँ पर उनका प्रबंध किया गया है। जब अगर कोई सैंपल राज्य सरकार के स्तर पर या SPTL के स्तर पर फेल हो जाता है तो उसको पुनः निरीक्षण की जो उसकी दरखास्त आती है, उसकी राज्य सरकार की संस्तुति पे ये जो निरीक्षक होते हैं, कीटनाशी निरीक्षक, उनकी संस्तुति पे या कोर्ट की संस्तुति पे ये सैंपल, रेफरल सैंपल हमारे केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला फरीदाबाद में चेक किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो जैविक कीटनाशी है उसमें विभिन्न राज्य स्तर पर, जैसे जीवी पंत यूनिवर्सिटी है पन्नागर में, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आसाम जोरहाट में, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है कोयम्बटूर में, और धारवाड़ में जो कृषि विश्वविद्यालय है, और उसके अलावा जो NIPHM हमारा हैदराबाद में स्थित है वहाँ पर, दूसरा एक महाराष्ट्र में जो कृषि विद्यापीठ है पुणे में, उसमें ये सब व्यवस्था की गई है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू में। तो ये जैविक कीटनाशी की व्यवस्था विभिन्न राज्यों में, जिसे किसान या राज्य सरकार में अगर वहाँ पर जो कीटनाशी निरीक्षक हैं वो इस सैंपल को वहाँ पर भेजकर उसको समुचित जांच करा सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की।
विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद की। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केचुए। केचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान से जो कि अंबाला के रहने वाले हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं राहुल जसोजा की। कैसे इन्होंने जैविक खेती को अपनाया और पूरी तरीके से रासायनिक खेती को इन्होंने ना कह दिया है, और अन्य किसान भी उनके इस कदम को लेकर प्रेरित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। कृषि में जैविक पद्धति को अपनाने से किसानों को कई प्रकार से फायदे हो सकते हैं। पहला तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी, साथ ही डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को उनके पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। राहुल जसोजा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ने का सीधा साधा कारण था रसायनों के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना। जैविक खेती से जुड़ने का फैसला इन्होंने तब किया जब वे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। डेयरी फार्मिंग से प्रशिक्षण लेते समय इन्होंने ये पाया कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा जब रसायन मुक्त होगा तभी हमें पशुओं से शुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में जैविक खेती को अपनाना राहुल जसोजा के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 3 साल से, और हमने अभी ये इंस्पायर होके किया था। ये डायरी फार्मिंग में हमने पहले ट्रेनिंग ली थी KVK तेपला में, डॉक्टर नवीन के अंदर, और वहाँ से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये डायरी फार्मिंग जो है ये काफ़ी चीज़ें से रिलेटेड है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी है। तो फर्स्ट हमने जो ट्रायल किया था वो था इसके रिलेटेड जो हाइड्रोफोनिक का था। हमने उसका ट्रायल किया कि डायरी फार्मिंग में जो ये ग्रासेस वगैरह की कमी होती है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और फार्मर का भी जो बेनिफिट हो, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, डॉक्टर नवीन के साथ रिसर्च किया था हमने, और काफ़ी अच्छा लगा हमको। और इसको बढ़ा के हम फिर दिल्ली भी गए थे डॉक्टर रमेश के साथ इनोवेशन कॉन्क्लेव में, और वहाँ पे हमको काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला, और पता भी लगा कि काफ़ी फार्मर्स इस चीज़ से करने से डरते भी हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। तो हमने काफ़ी अभी यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट की है इसके बारे में, डायरी फार्मिंग के रिलेटेड। राहुल जसोजा ने हाइड्रोपोनिक खेती के विषय पर भी रिसर्च के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए कृषकों का रुझान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर देखने को मिल रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। राहुल जसोजा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। राहुल जसोजा जैविक विधि से अजोला और नेपियर की खेती कर रहे हैं, जिसे पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। हमने इस साल जो है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी फार्मर्स को हमने फ्री ग्रास भी दिया है इसको। अब हम नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं, अजोला भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स है जो ऑर्गेनिक है। और हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया कि जी आप पशुपालन कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे जो उसको मिलता है फीड और डाइट मिलती है ऑर्गेनिक ही। हम चाहते नहीं कि ज़्यादातर हम दाना खरीदते रहें। दूसरा जो है अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फ्री कम्प्लीटली। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने KVK से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट हेल्प मांगी थी, और ये डॉक्टर वहीं के एक डॉक्टर है डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। टोटल हमने पौध तैयार किया, और गांव में जितने भी लोग हैं जो ये वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने खुद के लिए, हमने कहा था आप पूरे गांव के लिए लगाइए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक इस गांव को हम थोड़ा सा टोटली ऑर्गेनिक कर सके, और सब लोग अपना ऑर्गेनिक सब्जी घर के लिए तो उगा सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा हो तो हम उसको सेल भी कर सकें। तो ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं इस टाइम पे, और अच्छा भी हो रहा है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि सरसों भी लगाई हुई थी हमने। 2018 में डेयरी की कृषि विज्ञान केंद्र टेपला से ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो कि फार्मर
करने से कतराता है या चूकता है या फिर जागरूकता के अभाव में रह जाता है या फिर हिम्मत नहीं कर पाता। इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है इन्होंने करके दिखाया है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लाखों की कीमत लगा के भी कई बार नहीं कर पाते। इन्होंने बहुत ही छोटे इनोवेशन करके और अपना हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। अजोला है, नेपियर ग्रास सुपर 20 जो है बहुत ही अच्छा पशुओं के लिए हरा चारा 5-6 साल तक लगातार चलता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं। और जैसा कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके तहत भी ये जो पशु इन्होंने रखे हैं उनसे गौमूत्र और गोबर से विभिन्न पंचगव्य पंचामृत भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश कर रहे हैं और आसपास के फार्मर को भी जागरूक कर रहे हैं। राहुल जसोजा अपने खेत में जैविक विधि से सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें शुद्ध रसायन मुक्त उपज हासिल हो सके। राहुल जसोजा ने अपने गांव और गांव के आसपास के किसानों को भी जैविक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे गाय का घी होता है, दूध होता है, हम घर से शेयर करते हैं। हम सरसों भी जो है डिमांड आती है हमारे पास तो लोग घर से आके ले जाते हैं, प्योर जो सरसों है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। हमको इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो जिनको केमिकल माना जाता है हम यूज़ नहीं करते। और KVK से हम हमेशा, जैसे डॉक्टर रमेश हो गए, नवीन हो गए, इनसे हम संपर्क में रहते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिल सके कि वो ठीक से गाइड्स कर सके कि भाई ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मत यूज़ करो। अगर कोई डिजीज़ रिलेटेड आ जाती है हमको समझ में नहीं आता तो उस हिसाब से हम फिर इनसे इन टच रहते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। आइए विस्तार से जानते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है।
इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो अभी आपने विस्तार से जाना कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके पत्र और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहता है। आइए आपको बताते हैं हमारा ईमेल एड्रेस जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर देखें कृषि दर्शन। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, इससे हमारे किसान जरूर लाभ उठाएंगे। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राधिका चौधरी हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करती हूँ। आज की चौपाल जो है वो CM की चौपाल होने वाली है। हिमाचल सरकार इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रही है, प्राकृतिक